नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएम कॉर्नर में। आज हम बात कर रहे हैं आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब तक हमारी जो आपसे बात हुई है, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता का एक कॉमन परिचय आपको दे दिया है। इस परिचय में हमने आपसे कुछ चीज़ें बताई थी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने इस विस्तार में आपको बताया था कि इसका जो उत्तरी पॉइंट है वो है मांडा। मांडा जो आप देखेंगे तो ये चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है, और हमने जिसका पूर्वी बताया था पॉइंट उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर यानी जो मेरठ में है, और यहाँ पे हिंडन नदी बहती है। हमने आपको दक्षिणी पॉइंट दायमाबाद बताया था, दायमाबाद, और ये गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा, जिसके तट पर अवस्थित है। और इसका पश्चिमी पॉइंट हमने बताया था सुत का गंडोर, जो दास नदी के तट पर अवस्थित है। ये बातें हमारी हुई थी। और साथ ही साथ अगर इसके आकार को देखा जाए, इसके जो एरिया था, इस एरिया में जो आकार बनकर आता है इस सभ्यता का, तो आप देखेंगे ये आकार एक त्रिभुजाकार आता है। यानी जो सिंधु सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार आकार में फैली थी। अब तक हमने आपसे बताया जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि इसमें सबसे जो पवित्र नदी थी वो आपकी सरस्वती थी। सरस्वती इसकी सबसे पवित्र नदी थी। इसकी कुछ विशेषताओं हमने व्यापार के बारे में बताया था, समाधान के बारे में बताया था, वहाँ के समाज के बारे में बताया था, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में बताया था। साथ ही अब हमें जिस बात के टॉपिक में बात करनी थी वो था कि हड़प्पा में जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता की, उनकी आप बात करें। जी हाँ, बिल्कुल हम उनकी उन महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे जिनमें हम आपसे बात करेंगे हड़प्पा की, हम बात करेंगे आपसे मोहनजोदड़ो की, हम बात करेंगे आपसे चनहुदड़ो की। आप यहाँ में देखें, आपसे हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, आपसे हम बात करेंगे चनहुदड़ो की, आपसे हम बात करेंगे कालीबंगा बनावली की, धौलावीरा की। ये जितने बड़े बड़े जो शहर वहाँ पे थे उनकी हम चर्चा आपसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जिस शहर की, वह शहर है आपका हड़प्पा, जिसके नाम से इस सभ्यता का नाम पड़ा। इस सभ्यता का नाम क्यों पड़ा इसके नाम से? क्योंकि इसकी जो खुदाई हुई थी हड़प्पा की, सबसे पहले इसकी खुदाई की गई थी 1921 में। 1921 में इसकी खुदाई की गई थी, और इसकी खुदाई करने वाले जो जो पुरातत्वविद थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में इस एक थूहा था, मिट्टी का टीला था जिसकी खुदाई की, और उसका नाम था हड़प्पा, और वहाँ से कुछ अवशेष मिले और उसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता पड़ी। और ये हड़प्पा जो है, ये देखा जाए तो ये रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। जो हड़प्पा शहर था वहाँ का, वो रावी नदी के तट पर अवस्थित था, और ये 2 भागों में बटा हुआ था। यानी एक विशेषता आप देखेंगे कि जो भी हड़प्पा कालीन स्थल हैं सामान्यतः 2 भागों में बटे होते थे। एक ऊंचा दुर्ग वाला भाग और दूसरा निचला शहर था। ये 2 शहरों में 2 शहर हुआ, 2 भागों में बटा हुआ था। एक ऊंचे वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊंचा जो शहर हुआ करता था, ये वहाँ के जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी वहाँ पर रहती थी, और जबकि निचले मजदूर निचले वाले हिस्से में रहते थे। अब अगर हड़प्पा स्थल से देखा जाए तो हड़प्पा स्थल से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जिन्हें आपको जानना महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ से एक अन्नागार मिला है। अन्नागार लगभग हर शहरों से मिलता था, लेकिन जो सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, वो मोहनजोदड़ो से मिला है, यहाँ से नहीं है। और यहाँ से सोने के हार मिले हैं, सोने के बने हुए हार यहाँ से मिले हुए हैं। एक महत्वपूर्ण हमने आपको बताया था कि हड़प्पा कालीन सौंदर्य पे बड़ा ध्यान रखते थे, तो यहाँ से आप देखेंगे काजल की डिबिया मिली हुई है, काजल की डिबिया। और यहाँ से देखेंगे अन्य सौंदर्य प्रशासन भी बहुत सारे मिले हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तावा गलाने की एक फैक्ट्री मिली है, तावा गलाने का एक कारखाना मिला है, एक भट्ठी मिली हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे, जब हमने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो 16 भट्टियाँ तावा गलाने की मिली हुई हैं। और इसे हम कैसे उम्मीद करते हैं, कैसे गेस करते हैं कि ये तावा गलाने की थी? क्योंकि अब कैसे हमें पता चला कि ये भट्टी थी? क्योंकि ये छोटे छोटे जो भट्टी के आकार के थे, उसमें हमने जब खुदा तो उसमें पाया कि जो कोयला होता है, कोयले की राख, कंडे की राख हमें वहाँ पे उसके अवशेष मिले हैं। इससे हमने ये आकलन लगाया कि इससे तावा ही गलाया करते होंगे वो। अन्य चीज़ें देखें तो यहाँ पे जो हड़प्पा के स्थान पे जो चीज़ें मिली हैं, इसमें देखेंगे एक श्रमिक बहुत बड़ी बस्ती मिली है, श्रमिक बस्ती।
यानी श्रमिकों का आवास मिला है, जिसमें 15 मकान लगातार थे, ये श्रमिकों के लिए ही था। तो जितनी चीज़ें आपके लिए हड़प्पा में महत्वपूर्ण थी हमने बताया क्या क्या, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हड़प्पा में जानना है कि वो किस तट पर अवस्थित है, तो आपको बताना है रावी तट पर। किसने खुदाई की? 1921 में दयाराम साहनी ने की। और साथ ही साथ कितने भागों में बटा है? तो 2 भागों में बटा है, उच्च भाग और पूर्व भाग और पश्चिमी भाग। जो उछला नीचा वाला भाग है और इसका जो पश्चिमी भाग हुआ करता था ये उच्च भाग होता था, और जो पूर्वी भाग होता था वो इसका निचला वर्ग होता था, जहाँ पे श्रमिक वर्ग रहते थे। यहाँ से तावा गलाने की भट्टी मिली हुई है। इतनी चीज़ें आपको हड़प्पा के बारे में जाननी है, हड़प्पा स्थल के बारे में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है मोहनजोदड़ो। हम बात कर रहे हैं आपसे इस स्थान की, ये मोहनजोदड़ो स्थान है। मोहनजोदड़ो को आप लोकेशन देखेंगे तो मोहनजोदड़ो ये है आपका, ये आप उसको लेकर यहाँ लिखा हुआ मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो स्थान सबसे पहले आप देखेंगे तो ये किस नदी के किनारे है? ये है आपकी सिंधु नदी। ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, पहली विशेषता। दूसरी, इसकी खोज जो हुई थी 1922, 1 साल ठीक बाद हड़प्पा की इसकी खोज की गई थी, और इसके खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। दूसरी चीज हमने जो बताई, ये स्थल कहाँ पे है? ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों स्थल पाकिस्तान में अवस्थित है। ये दोनों स्थल पाकिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा अगर देखें तो ये पाक के पंजाब वाले हिस्से में है, पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु वाले क्षेत्र में, सिंधु जो हड़प्पा का जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है वहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो शहर है 2 भागों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी भाग है एक पूर्वी भाग है। जो पश्चिमी भाग है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसे उच्च शहर वाला हिस्सा कहते हैं, यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयाँ रहती थी। और जो पूर्वी भाग था इसे निचला शहर कहते हैं, यहाँ पर भी श्रमिक के ही लिए था। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, कुछ महत्वपूर्ण खुदाई से अवशेष मिले हैं, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे प्रमुख है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो मिला है उसे हम बता दें, इसकी जो ये पक्की ईंटों से बना हुआ है। किससे बना है? पक्की ईंटों से बना हुआ है, और इसकी चौड़ाई 180 फीट है, और इसकी लंबाई 180 फीट है, और इसकी चौड़ाई 108 फीट है। यानी 180 × 108 के स्क्वायर में ये स्नानागार बना हुआ है। इसके बीच में एक तालाब है, ये जो स्क्वायर क्षेत्र है इसके बीच में एक, जैसे ये स्क्वायर क्षेत्र है ये 108 है और ये 180 है, तो इसके बीच में अगर देखेंगे तो एक तालाब बना हुआ है, जिस तालाब की भी जो लंबाई थी वो आप देखेंगे तो आप पाएंगे 45.71 × 22.86 मीटर की है। यानी 45 मीटर × 22 मीटर के क्षेत्र में ये तालाब बना हुआ है। तालाब की जो 45 मीटर नहीं है, जो तालाब है, तालाब की जो क्षेत्र है, जो तालाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 11.89 × 7.01 × 2.43, यानी 11.9 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर के आसपास ये गहरा है। और यहाँ पर यही हड़प्पा स्थल से ही एक विशाल अन्नागार मिला हुआ है। विशाल अन्नागार जिसकी जो लंबाई थी हमने आपको पहले बता दी थी गलती से, 45.71 × 22.86 मीटर ये चौड़ा था। यानी इसकी जो लंबाई थी 45.86 थी, और इसकी जो चौड़ाई थी जो अन्नागार था उसका 22.6 था। जितने भी हड़प्पा कालीन जितने भी अन्नागार मिले हैं, उन अन्नागारों में सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला हुआ मोहनजोदड़ो से मिला है, और यही था। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से अन्य चीज़ें जो मिली हैं वो मिला है सभा भवन। यहाँ से कासे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक डांस करते हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पत्थर की योगी की मूर्ति है, पत्थर की योगी की मूर्ति मिली हुई है। कहाँ से मिली हुई है? ये मिली हुई है मोहनजोदड़ो से। आप देखेंगे सीप का पैमाना यानी सीप का बना हुआ पैमाना मिला हुआ है। कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिला है। आदि शिवा की जो आदि शिवा की इमेज है, जो फोटो है, प्रतिलिपि है, आदि शिवा या आद्र शिवा भी कहते हैं इसे, इसकी जो इमेज है, यानी कौन? जो लॉर्ड शिवा हैं, लॉर्ड शिवा की जो इमेज मिली है, जो फोटो मिली हुई है, जो प्रति मिली हुई है, ये मिली हुई है मोहनजोदड़ो से।
जहाँ पे इसी इमेज को हम कहते हैं क्या, मार्शल ने इसे पशुपति का नाम दिया है। पशुपति, पशुपति का मतलब आद्र शिवा कहा है, जिनकी पूजा आगे के का जो इतिहास में होती रही है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो शिव हैं उनका आद्र रूप है, यानी हड़प्पावासी शिव की पूजा करते थे। अगर चीज़ें अगर देखें तो यहाँ से जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण थी इनको हमने बात की। इनमें आपने देखा कि विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, सभा भवन यहाँ से मिला हुआ है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है, पत्थर की योगी की मूर्ति मिली हुई है, और सीप का पैमाना और साथ ही लॉर्ड शिवा यहाँ से मिले हुए हैं। इतनी चीज़ें मोहनजोदड़ो से महत्वपूर्ण थी। इसके इतर अगर देखें तो एक लोकेशन हम उठाएंगे जो है चनहुदड़ो। एकदम ठीक आप देखेंगे चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो यहाँ पर है, चनहुदड़ो यहाँ पर है, दोनों उसी नदी तट के साइड में है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यह भी सिंधु नदी के दूसरी तरफ अवस्थित है, और ये सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ये पूर्वी तट पर। तो चनहुदड़ो की बात करें तो चनहुदड़ो से जो चीज़ें मिली हुई हैं ये भी पाकिस्तान में ही अवस्थित है। ये तीनों स्थल पाक के ही स्थल थे। कौन कौन, हमने बताया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में अवस्थित है, ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान या के वाले हिस्से में ही या सिंध वाले हिस्से में है। आप देखेंगे तो यहाँ से जो नदी है वो जाती है सिंधु नदी। यहाँ से कौन सी नदी बह रही है, सिंधु नदी बह रही है। दूसरी चीज़ यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उन्हें आप देखेंगे, पहले देखिए इसकी खुदाई 1934 में हुई। 1934 में इसकी खुदाई करने वाले थे एन.जी. मजूमदार। एन.जी. मजूमदार ने इसकी खुदाई 1934 में की थी। इसका अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ से मिली हैं, यहाँ से देखेंगे तो एक ईंट मिला हुआ है जिस पे एक बिल्ली और कुत्ते के निशान मिले हुए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इस ईंट के अलावा यहाँ पे वक्राकार ईंट मिला हुआ है, यानी जो ईंट था वो डिजाइन किया हुआ है, टेढ़ा ईंट मिला हुआ है। और इस चनहुदड़ो में महत्वपूर्ण चीज़ जो है, यहाँ से गुड़िया बनाने का कारखाना मिला हुआ है, जिसकी हम पहले वीडियो में आपसे बात की थी। ये थी आपके 3 महत्वपूर्ण स्थल जो पाकिस्तान के थे। अब चौथा स्थल जो हम आपसे बात करेंगे वो होगा रोपड़ के बारे में। रोपड़ के बारे में तो रोपड़ आप पहले जान लीजिए कि रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। इसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है। आपको मैप में हम रोपड़ दिखा दें कि रोपड़ कहाँ पे है। आपको मैप दिख रहा होगा, ये देखिए लोकेशन है रोपड़। रोपड़ आपको मैप में दिख रहा होगा। तो रोपड़ में देखिए, ये सबसे पहली बात कि इसकी जो खुदाई हुई है, इसकी खुदाई हुई है 1950 में। इसे खोजकर्ता कौन थे? इसमें 2 लोग थे, एक यश दत्त शर्मा थे और दूसरे जिन्हें खोज इसकी की थी, जिन्हें खुदाई की थी, उनका नाम था बीबी लाल। 2 लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान था जिन्होंने खुदाई की थी। और यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो क्या हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मानव और कुत्ते एक साथ दफन किया है। जो दफन किया गया है इनमें 2 लोगों को, एक ह्यूमन बॉडी को और दूसरे डॉग को, यानी एक मनुष्य को और एक कुत्ते को एक साथ यहाँ पे दफनाया गया है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि ये जो रोपड़ है, ये भारत में अवस्थित है, भारत के पंजाब वाले हिस्से में अवस्थित है। तीसरी जो लोकेशन आपसे हम बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो है बनावली। जो तीसरी महत्वपूर्ण लोकेशन है वो है बनावली। बनावली जो है आप देखेंगे ये भारत के हरियाणा के क्षेत्र में है, भारत के हरियाणा वाले हिस्से में है। और दूसरी चीज़ ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये है सरस्वती नदी। चूँकि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है तो इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है घग्गर। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी आपको मिल सकता है, या फिर घग्गर नदी या सरस्वती। हालांकि ये घग्गर नदी जो वहाँ पे है, घग्गर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रंगोई। ये रंगोई नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी खुदाई 1973 में की गई थी, 1973 में की गई थी। और इसकी 1973 में इसकी खुदाई करता थे आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट महोदय ने इसकी खुदाई 1972 में की थी। और यहाँ से जो चीज़ें महत्वपूर्ण मिली हैं वो क्या हैं, वो जानने आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ से जो चीज़ें महत्वपूर्ण मिली हैं वो आप देखेंगे तो जो ये आप यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ मिली हुई है। जो घर आप देखते हैं, मकान देखते हैं, वहाँ पे जो हैंड वॉश करने के लिए आप वॉश बेसिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वॉश बेसिन। तो यहाँ पे वॉश बेसिन के प्रमाण मिले हुए हैं, जो एक टाउन प्लानिंग का उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। ऐसा हमारे समकालीन सभ्यता में कहीं और नहीं था।
केवल अगर कहीं मिला है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिला है। यहाँ पर मिट्टी के बने हुए हल के खिलौने मिले हुए हैं। इससे ये प्रमाण लगाया जाता है कि ये हल से परिचित थे और ये खेतों को जुताई करके खुदाई करते थे। और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं जौ के अवशेष। अग्नि वेदिकाओं के रूप में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं। अग्नि वेदिकाओं में आप देखेंगे तो यज्ञ कुंड मिला हुआ है या हवन कुंड मिला हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण स्थान बनावली इसलिए है कि बनावली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो बनावली है ये पूर्व हड़प्पा काल है, यानी हड़प्पा काल के पहले के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। यानी यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। ये धीरे धीरे हड़प्पावासी का डेवलपमेंट यहाँ से अवशेष मिलता है। और तीसरा अवस्था आपने देखा, यहाँ पे हमने बात की भारतीय स्थल में रोपड़, बनावली। अब बात करेंगे हम आपसे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में बात करना भी हमें जरूरी है क्योंकि कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थान है। कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ियाँ ही होता है कालीबंगा का अर्थ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि यहाँ से चूड़ी की अवशेष मिलने अवश्य है, बिल्कुल यहाँ से मिले हुए हैं। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो एक चीज़ महत्वपूर्ण, यहाँ से जो पहले इसकी खुदाई कब हुई थी, ये कहाँ अवस्थित है, ये है घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी वही जिसकी हमने चर्चा की, इसकी खुदाई 1961 में हुई थी। 1961 में खुदाई करने वाले 3 प्रमुख पुरातत्वविदों का नाम आता है, जिनमें नाम पहला है अमलानंद घोष। दूसरा जो प्रमुख नाम हमारे सामने आता है वो है बीबी लाल, जो इसके पहले आपको हमने बताया था कि जो रोपड़ की खुदाई में भी इनका हाथ था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम और हमारे सामने आता है बी के थापर का। ये 3 नाम महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जिस नाम को याद करेंगे सबसे महत्वपूर्ण रूप से वो है अमलानंद ने खुदाई में इनका बहुत बड़ा योगदान था। कहाँ की? कालीबंगा के। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उसमें देखेंगे आप, सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से कालीबंगा से ही मिले हुए हैं। दूसरी अलंकृत ईंट, यानी ईंटों को सजाया गया है, अलंकृत ईंट के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। मिट्टी का बना हुआ पैमाना मिला है, मापन यंत्र मिला हुआ है यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ से भी अग्नि कुंड मिले हुए हैं। और एक चीज और, सिंह युक्त देवता, एक यहाँ से देवता की मूर्ति मिली हुई है, आकृति मिली हुई है, जिसके पास सिंह अवस्थित है, 2 सिंह अवस्थित है। यह भी आप देखेंगे तो यह स्थान भी, जैसे कि हमने बताया था कि बनावली आपके हड़प्पा पूर्व स्थल था, वैसे ही कालीबंगा भी हड़प्पा पूर्व स्थल है। यानी यहाँ पर भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखेंगे हड़प्पा का, कि हड़प्पा काल से पहले यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सभी स्थलों से यहाँ पे अलग होती है वो क्या है, कि जो आपका कालीबंगा है ये भी 2 भागों में बटा हुआ था, एक उच्च शहर या दुर्ग वाला हिस्सा और दूसरा निचला शहर। लेकिन अब तक जितने भी स्थल हमने देखे उन सभी स्थल में जो चहारदीवारी थी, जो बाउंड्री थी, केवल उच्च भाग तक ही सीमित थी, निचले भाग को खुला छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर कालीबंगा में अगर आप देखेंगे तो जो दोनों स्थल हैं, दोनों उच्च दुर्ग वाले हिस्से और नीचे वाला हिस्सा यानी निचला, इन दोनों को चहारदीवारी से घेरा गया है। यह एकमात्र स्थल है, ओनली 1 प्लेस है हड़प्पा कालीन स्थल का, जो दोनों ओर से दुर्ग से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हैं तो यहाँ से हम आगे चलें। अब बात करेंगे आपसे हम यहाँ से अपने एक शहर राखी गढ़ी के बारे में। आपको इस मैप में यहाँ पे राखी गढ़ी दिख रहा होगा, ये है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक महत्वपूर्ण स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आप देखेंगे तो ये है हरियाणा में इसकी जो खुदाई हुई थी ये हुई थी 1969 में, 1969 में इसकी खुदाई जो करने वाले थे राखी गढ़ी की, इसका नाम था सूरजभान, और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। यानी ये हड़प्पा कालीन भारत अब तक खोजा गया सबसे बड़ा स्थल था ये, इसलिए इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम जिस स्थल पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे वो होगा धौलावीरा। धौलावीरा का स्थान आप देखें तो धौलावीरा सबसे पहले वह स्थान है गुजरात में। आप मैप में इसमें नहीं दिख रहा, आपको दूसरा मैप दिखाते हैं जिसमें धौलावीरा आपको स्पष्ट हो।
ये मैप देखें आप, तो इसमें आपको धौलावीरा मिलेगा। ये लोकेशन है धौलावीरा। ये कच्छ, गुजरात के कच्छ के रण जो है वहाँ पर अवस्थित है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये किस नदी के किनारे अवस्थित है। एक नदी यहाँ पे बहती है मानसर। ये बहुत छोटी नदी है, यह मानसर नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी जो खुदाई हुई थी 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। आप देखिए मैप में ये है 1967 में से खुदाई करने वाले जो पुरातत्वविद थे उनका नाम था जेपी जोशी। जेपी जोशी ने इसकी खुदाई की थी और इनके सहयोगी थे आर.एस. बिष्ट। ये दो लोगों ने, आर.एस. बिष्ट ने बनावली की खुदाई की थी। आपको हमने पहले बताया था आर.एस. बिष्ट यहाँ पर भी शामिल हैं, तो यहाँ पे सहयोगी के रूप में थे। लेकिन बनावली में जो 1973 में उन्होंने खुदाई की थी तो वहाँ पे वो मुख्य की भूमिका में थे। अब देखें जो धौलावीरा है, हमने जैसा कि आपको बताया कि ये भी एक बड़ा शहर है, लेकिन राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा था। और यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ से जलाशय के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ से जलाशय के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ से सोने की अंगूठी मिली हुई है, सोने की अंगूठी मिली हुई है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ जो अब तक कहीं भी हड़प्पाकालीन स्थल में नहीं मिला है वो है यहाँ पे खेल का स्टेडियम मिला है। खेल का यहाँ पर स्टेडियम मिला हुआ है। और इस स्टेडियम के बाहर देखेंगे तो एक सूचना पट्ट यानी एक नोटिफिकेशन बोर्ड हुआ करता था जो इस सूचना इसके बारे में बताता था। और ये अन्य नगरों से भिन्न यह बसाया गया है। इसकी जो बनावट है, इसकी जो संरचना है, ये अन्य नगरों से अलग है, विशिष्ट है। अब आपसे अगर हम बात करें तो हमारी अब तक भारत के जिन शहरों के बारे में हमने बात की, आपसे हमने बात की रोपड़ के बारे में, हमने आपसे बात की बनावली के बारे में, कालीबंगा के बारे में और धौलावीरा के बारे में। हमने आपसे टोटल 4 शहरों के बारे में बात कर ली भारत के, और 3 बात की आपसे पाकिस्तान के। टोटल अब तक हमारी 7 पे बात हो चुकी है। अन्य हम बात करेंगे, अगर आपसे देखें तो हमारी बात ये हमने बनावली की भी बात की है, और कालीबंगा, धौलावीरा और राखी गढ़ी की भी हमने एक बात की है जो हमसे मिस हो रहा था। यानी हमने आप तक बात कर ली है टोटल 8 शहरों के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारा 9वां शहर होगा वो होगा लोथल। लोथल शहर के बारे में, लोथल का मैप आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा। ये देखिए, ये है लोथल। ये गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में। इसके जिस नदी के तट पर है उसका नाम है भोगवा नदी। क्या नाम है? उस नदी का नाम है भोगवा। इसकी खुदाई जो हुई थी 1954 में, 1954 में खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई करता जो थे एस.आर. राव थे। एस.आर. राव ने इसकी खुदाई की थी। यहाँ से जो चीज़ें महत्वपूर्ण मिली हैं वो आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज़ पहले अभी बता दें कि हड़प्पाकालीन स्तर में जितनी विशेषताएं थी, जितने मकान थे, हमने बताया था कि इनके मकान के जो मुख्य द्वार हुआ करते थे वो मुख्य मार्ग पर न होकर बल्कि गली की ओर हुआ करते थे। ये चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर हड़प्पा जो कालीन स्थल जितने हैं उसमें लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके जो दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुला करते थे। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये लोथल ये हड़प्पाकालीन बंदरगाह था। ये हो सकता है व्यापारिक दृष्टि से कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रही, महत्वपूर्णता रही होगी। अब देखें यहाँ से जो मिला है अन्य चीज़ें, यहाँ पे गुड़िया बनाने का कारखाना मिला हुआ है। यहाँ पर हाथी दांत पर निर्मित एक पैमाना मिला हुआ है, एक मापन मिला हुआ है जो हाथी के दांत पर बनाया गया था। यहाँ से गोरिल्ला की मृद मूर्तियाँ मिली हुई हैं, मिट्टी की बनी हुई गोरिल्ला की मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ से हड़प्पा जो लोथल से जो गोदी वाड़ा मिला हुआ है बहुत बड़ा, ये लोथल से मिला हुआ है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ और मिली हुई है, वो है आपकी पत्थर की चक्की। पत्थर की चक्की मिली हुई है, लेकिन ये चक्की टूटी हुई अवस्था में मिली हुई है। अब यहाँ से अगर कोई फैक्ट और हमको जानना है तो हम यहाँ से जानेंगे एक महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जिसका नाम है रंगपुर। आप रंगपुर मैप में देखें कि अगर मैप में आपको इस मैप में हो तो अच्छी चीज़ है। आप रंगपुर को देखेंगे तो रंगपुर कहाँ पर अवस्थित है? ये रंगपुर है गुजरात में अवस्थित। आप यहाँ पे देख लेंगे, लोथल से सटा हुआ तुरंत है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में अवस्थित है। और ये देखेंगे किस नदी के किनारे है? तो एक नदी का नाम है मादर। मादर नदी के किनारे या माडर भी बोलते हैं, नदी के किनारे ये अवस्थित है। इसकी खुदाई 1953 में हुई थी।
इसकी खुदाई 1953 में हुई थी। पहले आप बता दें, पहले रंगपुर की खुदाई हुई, उसके बाद लोथल की खुदाई हुई थी। और इसकी जो खुदाई जो करता थे उसमें महत्वपूर्ण योगदान एहसान राव का भी था। और ये जो यहाँ से जो चीज़ें मिली हुई हैं आप देखेंगे तो यहाँ से मिला है चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं, चावल की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हड़प्पाकालीन स्थल से मिलती थी, उनकी हम आप बात साथ कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक बार आपको कुछ चीज़ों की PDF आपको दिखा दी जाए। देखिए जितनी बात हमने की, हमने अब तक बात की आपसे कि विशाल स्नानागार, हमने आपसे बात की कि जो स्थल थे कौन सा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और चनहुदड़ो। पहले इन तीनों की हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारी पहली चर्चा हुई थी आपसे वो हुई थी हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में। कौन सा स्थल? हड़प्पा की खोज हमने बताया था कि इसकी खोज 1921 में हुई थी और इस रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ये पाक वाले पंजाब के हिस्से में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ से जो मिली थी अवशेष वो महत्वपूर्ण थे, एक तांबा गलाने की भट्टी और सोने के हार। उसके बाद हमारी बात आपसे हुई थी मोहनजोदाड़ो के बारे में। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला हुआ है। आज देखेंगे तो यहाँ पे पक्की ईंटों का बना हुआ था और ये सभ्यता की सबसे सुंदर कृति थी विशाल स्नानागार। इसकी जो लंबाई थी 180 गुणे 108 फीट थी। ये इसके बीच में एक तालाब बना हुआ था जो 11 गुणे 11.989 गुणे 7 मीटर और गुणे 2.43 मीटर चौड़ा था। विशाल स्नानागार सबसे बड़ा स्नानागार, जितने भी स्नानागार मिले हैं, जितने भी अन्नागार मिले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा अन्नागार मिला हुआ है आपका मोहनजोदाड़ो से। और ये आप देखेंगे उसकी लंबाई 45.71 मीटर गुणे 22.86 मीटर है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ा स्नानागार है। उसके बाद हमने बात की थी आपसे चनहुदड़ो की कि बकराकार ईंट यहाँ से मिले हुए हैं। ईंट पर बने कुत्ते और बिल्ली के निशान मिले हैं। 1934 में इसकी खुदाई की गई थी, NG मजूमदार ने की थी। ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। उसके बाद हमने बात की थी रोपड़ की। रोपड़ जो भारत में था, भारत में रोपड़ किस स्थान पे था हमने बताया था, आपको मैप में दिखाया था कि सतलज नदी के तट पर था। और इसके यज्ञवंत शर्मा और इसके और BB लाल ने इसकी खुदाई की थी और इसका खुदाई 1950 में हुई थी। मानव के साथ यहाँ पे कुत्ते को दफनाया गया है। हमने ये बात आपसे अब तक की थी। इसके बाद हमारी आपसे जो बात हुई थी वो हमने आपसे बात की थी बनावली के बारे में। हमारी जो चर्चा इसके बाद हुई थी आपसे वो हुई थी बनावली के बारे में। तो देखेंगे बनावली हमने बताया था कि सरस्वती नदी के किनारे तट पर है। इसे रंगोई भी जाना जाता है और कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसे घग्घर नदी के नाम से भी दिया गया हुआ है। आप देखेंगे इसकी खुदाई 1973 में RS बिष्ट ने की थी। मकान में बना वाश बेसिन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, मिट्टी के हल यहाँ से मिले हैं, जौ के अवशेष मिले हुए हैं, अग्निवेदिकाएँ मिली हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ये पूर्व हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा भी एक पूर्ण हड़प्पा स्थल है जो उसी से सटा हुआ था। आपको मैप में हमने दिखाया था। ये आपके राजस्थान में अवस्थित है और ये काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ इसका अर्थ होता है कालीबंगा का। आप देखेंगे ये घग्घर नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी खुदाई अमला नंद घोष ने की थी। यहाँ पे एक सिंह वाले देवता की आकृति मिली हुई है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं, मिट्टी का पैमाना मिला हुआ और अग्निवेदिकाएँ मिली हुई हैं। हमने जैसा कि बताया कि ये भी एक पूर्व हड़प्पा कालीन स्तर था। ये इसकी एक विशेषता थी कि इसके जो उच्च सिरे, दुर्ग वाले सिरे और निचले सिरे थे, ये दोनों सिरे चहरदीवारी से घिरे हुए थे। ऐसा देखने को सिर्फ एक ही स्थल पे मिलता है जो कालीबंगा है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा में हमारी बात हुई थी कि धौलावीरा एक मानसर शहर के नदी के तट पर अवस्थित है। JP जोशी ने इसकी खुदाई की थी, सहयोगी RS बिष्ट थे और यहाँ से जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, सोने की अंगूठी मिली हुई है, स्टेडियम मिला हुआ है यहाँ से जो सबसे उत्कृष्ट है और यहाँ पे स्टेडियम के बाहर नोटिफिकेशन बोर्ड बनाया गया था। इसके बाद हमने आपसे बात की थी राखी गढ़ी के बारे में। तो राखी गढ़ी के बारे में हमने बताया कि यहाँ की खुदाई सूर्यवान ने की थी 1969 में। एक भारत का प्राप्त अब तक का सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद हमारी जो आपसे चर्चा हुई थी वो चर्चा हुई थी आपसे लोथल के बारे में। लोथल को हमने बताया कि भोगवा नदी के तट पर 1954 में इसकी खुदाई हुई थी। SR राव ने की थी। दरवाजे इसके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। गुड़िया बनाने का कारखाना यहाँ था। हाथी पर निर्मित पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना यहाँ मिला हुआ है। गुरिल्ला की मूर्तियाँ यहाँ पे पाई गई हैं। पत्थर की चक्की और गोदीवाड़ा यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है।
उसके बाद हमने आपको बताया था रंगकुंड जो माडर नदी के किनारे अवस्थित है, यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। एक महत्वपूर्ण स्थल जो एक ग्राम था वो आलमगीरपुर था, जो हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। जैसा कि हमने आपको जब आपकी उसकी सिंधु नदी की जो सिंधु सभ्यता उसकी सीमा बता रहे थे तो हमने आपको जरूर बताया आज के ही वीडियो में। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें यहाँ से देखें, कुछ विशेष फैक्ट, तो रुई उत्पादन का श्रेय पहली बार हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता को दिया जाता है। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले हड़प्पा टिले की जानकारी दी थी। इसका आकार त्रिभुजाकार है और हड़प्पा से प्राप्त 37 कब्रों को R37 के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आज क्योंकि ये महत्वपूर्ण जितनी थी इसकी हमने आपसे चर्चा की। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि अब हमारी जो चर्चा होगी वो जो हड़प्पा कालीन स्थल थे, जो हड़प्पा कालीन क्षेत्र थे, वो उनका पतन क्यों हो गया, वो समाप्त क्यों हो गए, इसकी हम बात करेंगे। तो समाप्त होने के लिए अलग अलग विद्वानों ने, क्योंकि कोई साक्ष्य हमको मिला नहीं, तो अलग अलग जो साक्ष्य होते हैं, कोई प्रमाण हमको उनकी स्क्रिप्ट को हमने अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से हमें ये नहीं मिल पाया कि कैसे इतनी बड़ी सभ्यता, इतने बड़े पैमाने पर कार्य करने वाली सभ्यता का पतन कैसे हो गया। इसके बारे में हमें कोई विशेष साक्ष्य नहीं है। इसीलिए चूंकि जिस चीज़ के साक्ष्य नहीं होते, जिस चीज़ की गेस किया जाता है या जिस चीज़ के लॉजिकल गेस लगाए जाते हैं, उसमें कई विचारधाराएं काम करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी इसके पतन के कई कारक जिम्मेदार माने गए। पहला था क्लाइमेट चेंज, जो सबसे प्रमुख कारण माना गया है कि क्लाइमेट चेंज। ऐसा माना गया है कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तित होती चली गई और हड़प्पा कालीन लोग उसके साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए और धीरे धीरे या फिर वो स्थान छोड़कर चले गए या फिर धीरे धीरे समाप्त हो गए। ऐसा मानने वाले जो विचारधारक हैं वो हैं मार्शल ऐसा मानते हैं। मार्शल के साथ एक सहयोगी उनके हैं इयन घोष, इस विचारधारा को सपोर्ट करते हुए आते हैं। जबकि कुछ विचारधारक कहते हैं कि यहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे बाढ़ हो गए, सूखा आ गई, भूकंप जैसी क्रियाओं के कारण ये चीज़ें समाप्त हो गई। सूखे के प्रमाण मिलते हैं। देखिए लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं कि लोथल, क्योंकि ये आप देखेंगे तटीय स्थल था और वहाँ पे बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं। जबकि आप देखेंगे कि अन्य क्षेत्रों में सूखे के प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि सूखे के प्रमाण किस रूप में मिलते हैं, सूखे के प्रमाण ऐसे मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे थार मरुस्थल का विकास धीरे धीरे हो रहा था, जिसकी प्रक्रिया आज तक अभी तक जारी है। तो आप देखेंगे जो थार वाला हिस्सा था, जो थार के मरुस्थल का हिस्सा था, जिसकी ज्योग्राफी में हमने बात की, ये थार का मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसा माना जा रहा था कि इसकी शुरुआत हो सकता है, ये छोटे रूप में था, इसका विस्तार फैलते फैलते वहाँ तक पहुँचा जो आज आप देखेंगे। तो लोथल जो तट है ये मरुस्थल से तटा फटा हुआ है और जहाँ पर पहले हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, आज पूरा वहाँ पे मरुस्थल है, डेजर्ट है। और यही रीजन है कि जो सरस्वती नदी है वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, मरुस्थल में विलुप्त हो गई है। और उसके बाद अगर कुछ प्रमाण माने गए हैं, कुछ अन्य जो पतन के कारक माने गए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण है आर्य आक्रमण। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने इन पे आक्रमण कर दिया और ये सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो गई और वहाँ से गायब हो गई। लेकिन इस तर्क इतना लॉजिकल इसलिए नहीं लगता कि अगर ये पूरी तरह से गायब नहीं हुए, सारे मारे गए, तो इनकी कलाओं को आर्यों ने क्यों नहीं सीखा। एकाएक नगरीय सभ्यता से आर्य सीधे ग्रामीण सभ्यता में कैसे आ गए। दूसरी चीज़, एक चीज़ महत्वपूर्ण, और अगर कुछ ही लोग बचे तो ये अपनी कला एकाएक बंद कैसे करती हैं। अगर ये कुछ अवशेष, कुछ गुलाम बने, क्योंकि अनार तो बाद में भी आप ऋग्वैदिक काल में भी चर्चा मिलती है, तो ऋग्वैदिक काल में अगर अनार थे तो ये अपनी कलाओं को कैसे भूल गए, जिन कलाओं में ये उत्कृष्ट सभ्यता को फॉलो करते थे, नगरीय नियोजन को फॉलो करते थे, सफाई आप देखेंगे नालियों को ढक कर रखते थे, एकाएक एक ग्रामीण सभ्यता में कैसे बदल गए। ये एकाएक सोचने की बात थी। कुछ लोग मानते हैं कि चूंकि इनका जो व्यापार था, ये इनकी सभ्यता की रीढ़ थी, ये व्यापार असंतुलित हो गया, व्यापार की असफलता थी, जिसकी वजह से ये सफलता समाप्त हो गई। अगर देखिए आर्य आक्रमण को जो विद्वान इनको सपोर्ट करते हैं उनका नाम है मार्टिमल व्हीलर साहब इसे सपोर्ट करते हुए आते हैं कि आर्यों ने इन्हें आक्रमण किया इसलिए समाप्त हो गई। अन्य देखें तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो इकोसिस्टम था वो इम्बैलेंस हो गया, यानी परिस्थिति असंतुलन आया। ऐसा मानने वाले जो विचारक हैं वो हैं फेयर सर्विस ऐसा मानते हैं।
अन्य जो कारक थे, कुछ लोग मानते हैं कि महामारी की वजह से ऐसा हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि भू तात्कालिक परिवर्तन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप जैसी गतिविधियाँ वहाँ पे बढ़ गई थी जिसके कारण ऐसा हुआ। तो कुल मिला जुलाकर आपको ये चीज़ बता दी जाए कि इसके जो पतन के कई कारक थे, ओवरऑल कई पतन के कारण किसी एक कारण को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभावी कारण था ऐसा माना जा रहा था जो क्लाइमेट चेंज था, जलवायु परिवर्तन था। और इनके साथ ही साथ सभी कारणों का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल, कुछ ना कुछ योगदान रहा, रिस्पॉन्स रहा, जिसकी वजह से आज जो हमारी ये इतनी बेहतरीन सभ्यता थी आज हमारे बीच में नहीं है। उसके कुछ अवशेष हैं जो हमें आज अपने अतीत का याद दिलाते हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण, हमने पतन की बात की, हमने बात नहीं की थी इनकी उत्पत्ति की कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ विचारक ऐसा, चूँकि उत्पत्ति के भी हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो कुछ विचारकों के अनुसार ही हम इसकी बात करेंगे। देखिए, कुछ विचारक कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसकी सभ्यता से हुई थी। ऐसा मानने वाले जो विचारक हैं वो थे मार्टिमल व्हीलर और मार्शल और केमर जैसे जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि मेसोपोटामिया से सभ्यता डेवलप हुई है। लेकिन वहीं पर जो भारतीय कुछ पुरातत्वविद हैं जैसे आर.एस. बनर्जी इस विचार का खंडन करते हुए आते हैं और इसके प्रमाण देते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, बनावली से, रोपड़ से, ऐसे स्थानों से इसके प्रमाण देते हुए आते हैं कि ये जो स्थान था, ये जो स्थल थे, हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, ये सभ्यता मेसोपोटामिया की देन नहीं है बल्कि द्रविड़ सभ्यता का विकास का रूप थी। और इन दोनों को काटते हुए आते हैं हमारे फेयर सर्विस और एस.आर. राव। ये कहते हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता से विकास हुई। इसका एग्जाम्पल ये मेहरगढ़ में देते हैं, कालीबंगा में भी इसका एग्जाम्पल देने के लिए उन्हें साक्ष्य मिलते हैं और कहते हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता का परिणाम थी। ग्रामीण संस्कृति से इनका ग्रेजुअल विकास, धीरे धीरे विकास हुआ है और इन्होंने धीरे धीरे कलाएँ सीखी और इतने उत्कृष्ट स्तर पर पहुँची और जिसे आज हम सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको इतनी स्पष्ट हुई कि कैसे इसका पतन हुआ और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। आइए इसकी पीपीटी देखते हैं और वीडियो के अंतिम चरण में पहुँचते हैं। देखिए, हमने बताया कि इसके पतन के कारण क्या थे। जलवायु परिवर्तन, मार्शल ने के अनुसार बाढ़, सूखा, भूकंप, आर्य आक्रमण और व्यापार की असफलता, महामारी, भूतात्विक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा और परिस्थिति असंतुलन, ये इसके पतन के कारण थे। जबकि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के भी लिए कुछ विद्वान अपने मत देते हैं, तो उन्हें मार्टिमल व्हीलर और मार्शल केमर एक साथ एक पक्ष में आते हुए कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। जबकि आर.एस. बनर्जी और जो भारतीय इतिहासकार हैं वो अपनी इस उत्पत्ति को भारत में खोजने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आर.एस. बनर्जी कहते हैं कि जो द्रविड़ सभ्यता थी, जो द्रविडियन सिविलाइजेशन थी, उससे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ और कालांतर में ये सभ्यता धीरे धीरे फिर द्रविडियन क्षेत्र में जैसे फैलती हुई चली गई। अब इसके अवशेष आगे देखेंगे। और दूसरी और बात हुई कि जो ग्रामीण संस्कृति थी उससे विकास को मानते हैं फेयर सर्विस और एस.आर. राव। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो जिसमें हमने बात की आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। A to Z हमने चर्चा की। इससे इतर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने फैक्ट हमने दिए हैं ये भी मोर देन सफिशिएंट हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मानकर आप चलिए और जितनी चीज़ें आपको दी गई है उसको आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल NME कॉर्नर। जय हिंद, जय भारत।